हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। अगर मेहनत आदत बन जाती है, अगर मेहनत आदत बन जाती है तो सफलता मुकद्दर बन जाती है। एक बच्चे लगता है सोए रहते हैं, लास्ट में जब सबका हो जाता है थपड़ी, तब बाद में थपड़ी शुरू करते हैं। अच्छी बात है। हाँ, तो बुआ जी हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर हमें मेहनत करने की आदत होगी ना तो सफलता चाहे जहां भी रहेगा तो जरूर आएगी ना जी। मेहनत जहां रहती है सफलता वहां जल्दी पहुंच जाती है अपने धीरे 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 धीरे। चलिए, तो मेहनत की आदत बनाइए। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग उपस्थित हुए हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री का एक प्यारा सा और लास्ट चैप्टर है, उसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। ना भाई, एक प्यारी प्यारी थंबनेल भी है, देख रहे हैं ना। पूरा एकदम जंगल उठ के आ गया है, आपके सामने प्रस्तुत है। यानी क्लास 9th में चैप्टर नंबर है 5, किसका? रसायन शास्त्र का। उसका नाम क्या भाई? प्राकृतिक संसाधन। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग परिचय पात्र होंगे। तो चलते हैं, हम लोग परिचय पात्र होते हैं भाई। ये क्या है? ये पार्ट 1 हमारा है वीडियो का। क्या भाई? पार्ट 1 का मतलब क्या कि इसकी शुरुआत आज हो रही है। इससे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा परिचय पात्र नहीं हुए थे। अब देखिए, इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, सो देखिए सबसे पहले, यानी इस वीडियो में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो मूल रूप से पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से प्रकार हैं, फिर वायु क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, संघनन और प्रदूषण के बारे में हम लोग विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। चलिए, इतना तो समझ गए कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। क्या पढ़ेंगे? बोलो बोलो बोलो। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। अच्छा, एक बात, संसाधन पहले हो जाए तो प्राकृतिक संसाधन हो। अच्छा, कोई पूछ दे आपसे कि ए भाई संसाधन किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? संसाधन का मतलब होता है कि वे सारी वस्तुएं जिसका हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग है। जैसे देखिए, हम आपके लिए एक संसाधन है, नहीं संसाधन है, कहेगा कैसे? तो आप लोग गौर करिएगा, किताब आप पढ़ते हैं चाहे नहीं पढ़ते हैं चैप्टर, और आप हमारे यहाँ आते हैं और हम उस चीज को पूरा एकदम डिटेल में आपको समझा देते हैं, तो आपको लगता होगा कि हमको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, या किताब पढ़े भी होंगे तो शायद आप उतना नहीं समझ पाए होंगे जितना हम आपके सामने अगर 10 लाइन बोल के समझा देते हैं तो आपको लगता होगा कि वाह बहुत अच्छा, हमने समझ गया। नहीं, तो हम आपके लिए कुछ ना कुछ लाभदायक हैं, आपको हम फायदा करा रहे हैं, तो आपके लिए हम हो गए संसाधन, नहीं हुए? ठीक सेम कहानी आप हमारे लिए संसाधन है कि जब आपको हम पढ़ाते हैं तो साथ साथ में हमको मन बहुत लगता है, पढ़ाने में हमको बहुत मन लगता है, चाहे जो कहें, ठीक है ना। साथ ही साथ कुछ आप उसके बदले में, समझ रहे हैं ना, तो उससे भी हमारा जीवन यापन चल रहा है, तो आपसे कुछ कमाई हो रही है, तो हमारे लिए आप क्या हो गए? संसाधन हो गए, नहीं हो गए? अच्छा, ये बेंच डेस्क जिस पर आप बैठे हुए हैं वो भी तो संसाधने है ना जी। कितना बढ़िया है, एकदम चिकन चुनमुन कपड़ा पहन के बैठ जाते हैं कि, और नीचे में अगर बुड़ियल बिछा के बैठना होगा तो हमारी सृष्टि को एगो झोला रहेगी, आ झोला में एगो बुड़ियल रहेगी, आ कन्हा पर एगो टांग ले आएगी, वहां से कहाँ जाए तो गंगा नहाए जाही नहीं, क्या कहेंगे? सब पूछेगा कहाँ जाए तो गंगा नहाए जाए छी, है ना। अल्लाह यहाँ बुड़ियल बिछा के बैठ जाएगी, नहीं थोड़ा सा नहीं होगा बैठने में दिक्कत? अब जींस वाले जो होंगे उनको तो बैठने में भी दिक्कत होता है, क्या है कि नहीं? विनीता को देखिए, जींस पहन के आती है तो कैसे बैठेगी वो, क्या? चलिए आइए किताब की ओर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि प्राकृतिक संसाधन की बात हमको पढ़ना है। तो देखिए, कुछ ऐसे संसाधन हैं जो प्राकृतिक रूप प्राकृतिक संसाधन कहेंगे, और जो मानव द्वारा होती है उसको मानव निर्मित संसाधन। जैसे देखिए, मकान बना है ईंट से, मकान बनाने में जो ये क्या कहते हैं उसको, गिट्टी है, बालू है, सीमेंट है, नहीं ये सब प्रकृति से ही मिला है, लेकिन उसको जोड़ने का काम किया है एक मानव ने किया है, तो ये मानव निर्मित संसाधन हुआ, नहीं हुआ? लेकिन पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से ही उगते हैं, पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से उगते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राकृतिक संसाधन। तो बुआ जी,
तो प्राकृतिक संसाधन समझे ना, कि प्रकृति से जो हमको मिलती है, जैसे पेड़ पौधा हुआ, हवा हुआ, जल हुआ, ये सब किससे मिलती है हमको? मिट्टी किससे मिलती है? प्रकृति से। तो इसी के बारे में आज पढ़ना है, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन समझ गए कौन कौन? तो हवा, मिट्टी, जल, जंगल, ये सब क्या है भाई? प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति से हमको मिलती है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संसाधन। किसी को दिक्कत? अगर कोई पूछ दे आपसे प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, बता देंगे? क्या बोलेंगे बोलिए तो वैसे संसाधन जो प्रकृति से हमें मिलती है उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे में हवा हो गया, मिट्टी हो गया। अब देखिए, अब प्राकृतिक संसाधन को ना अलग अलग भागों में उसको बांटा गया है। किसके आधार पर? तो दोबारा उपयोग के आधार पर। देखिए, कुछ ऐसे संसाधन है जिसको आप दोबारा उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संसाधन है जिसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन को दो भागों में बांट दिया, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। अब कहेगा सर नहीं समझे, चलिए समझते हैं। देखिए, नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जिसका दोबारा उपयोग हो सकता है। नवीकरणीय संसाधन ऐसे हैं जिसका दोबारा उपयोग हो सकता है, चक्रण हो सकती है, तो ऐसे संसाधन को कहते हैं हम लोग नवीकरणीय। जैसे एक बात बताएंगे हमारी आरुषि, कि मान लीजिए सूरज की रोशनी उगी है, 1 घंटे में 100 कपड़ा सूखता है, तो 200 कपड़ा सुखाने के लिए कितना घंटा समय लगेगा? उतने लगेगा कि 2 घंटा लगेगा? 1 ही घंटा लगेगा? नहीं है, 100 कपड़ा को सुखाने में 1 घंटा समय लगता है, तो 200 कपड़ा को सुखाने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा लगेगा। अब 500 कपड़ा सुखाना हो तो 1 घंटा में ही हो जाएगा, क्योंकि उस पूरा में उसका फैलाव रहता है, नहीं रहता है। चलिए आगे आपको। तो कहने का अर्थ है कि कुछ ऐसे संसाधन, जैसे देखिए गौर करिए, हमारे देश में गंगा नदी कहाँ से निकलती है भाई? तो उत्तराखंड से निकलती है, नहीं? और उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश आती है, बिहार आती है, फिर पश्चिम बंगाल आती है, तब जाकर के बंगाल की खाड़ी में। ये पूरा तय करने में लगभग गंगा 2510 किलोमीटर दूरी तय करती। अगर मान लीजिए इस मार्ग में अगर हम 3 जगह, एक जगह यहाँ पर एगो बना ले बिजली केंद्र, एक जगह यहाँ बिजली केंद्र बना दे, एक यहाँ जगह लगा दे, एक यहाँ जगह लगा दे, एक यहाँ जगह लगा दे, तो समझिए ये 5 जगह बिजली यही पानी से न बन जाएगी कि पानी बदलना पड़ेगा? यही पानी से हो जाएगी। यहाँ बांध बना दिए, इसी जल को टरबाइन चला करके बिजली तैयार की, यही जल आगे आई, आगे फिर टरबाइन लगी हुई थी, यहाँ से बिजली तैयार हो गई, यहाँ लगी हुई थी, यहाँ से बिजली तैयार हो गई, यहाँ लगी हुई थी, यहाँ। यानी कहने का अर्थ है कि एक ही जल से हम 4 बार कर सकते। चलिए मान लीजिए पवन चक्की की बात लीजिए, पवन चक्की। जैसे अपने गंगसारा से हवा चली, तो अपना स्कूल पर एगो टावर लगेले हैं पवन चक्की स्टैंड, वहां पर बिजली तैयार हो रही थी। तो वो हवा खत्म हो गया कि हवा आगे भी जाएगा? आगे जाएगा, तो उधर एगो चौर में लगा दिए, एगो उधर महद्दी नगर में लगा दिए, एगो उधर बाबा केवल थान में लगा दिए। तो ऐसे में क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे, तो वही हवा से ना हमारा बिजली तैयार होते जाएगा, कि हवा खत्म हो जाएगी, यही हवा से काम चलेगी। तो ऐसे संसाधन जिसका समाप्ति नहीं हो, चक्रण अपने आप होते जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नवीकरणीय। देखिए, वह संसाधन जिसका एक उपयोग के बाद दोबारा उपयोग लाया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में वायु, सौर ऊर्जा, जल इत्यादि क्या हमारा नवीकरणीय है। देखिए आजकल ना नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के उपयोग पर ना सब बल दे रहा है कि इसका उपयोग ज्यादा करिए। जानते हैं इसके कारण क्या है? पहला तो ऊर्जा संकट होगा नहीं, जल खत्म होगा पृथ्वी से कभी, हवा खत्म होगी, और सूरज खत्म होगा, और जिन दिन ये सब खत्म हो जाएगा तो उन दिन हम खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जल के बिना जीवन होगा क्या? हवा के बिना जीवन होगा क्या? सूरज के बिना हम लोग रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो जिस दिन खत्म हो गया तो हम खत्म हो जाएंगे। इसीलिए ये ऊर्जा का अगर ये साधन है तो बहुत अच्छी साधन है, क्या है कि नहीं? चलिए, तो सब लोग इस पर ज्यादा बल दे रहे हैं। अब आगे चलते हैं। तो अब समझ गए नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसका चक्रण संभव है। अब दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय किसको कहेंगे? तो वैसे संसाधन जिसका चक्रण संभव नहीं है, दोबारा उपयोग संभव नहीं है। जैसे कोयला का हमारे यहाँ भोजन बन गया, भोज था ना, तो कोयला से हम लोग खाना बनाए, अब उसका जो छाय बच गया है,
छाई से क्या भोजन फिर से बनाया जा सकता है क्या? होगा क्या? अच्छा, आपके यहाँ जो गैस सिलेंडर आई उसमें खाना बना लिए हैं, पूरा गैस खत्म मान लीजिए हो गया, तब फिर से क्या बनाया जा सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। यानी कहने का अर्थ है इसका इसका चक्रण संभव। लकड़ी जल गई, फिर से उसको जलाया जा सकता है क्या? उसका तो पूरा रस तब चुस्सिए ले, बचा कहाँ उसमें, क्या है कि नहीं? कहने का अर्थ है कि इसका संभव नहीं है। तो ऐसे संसाधन को कहते हैं अनवीकरणीय। वैसे संसाधन के एक उपयोग के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। दोबारा उपयोग होता नवीकरणीय, और न होगा तो अनवीकरणीय। जैसे में कोयला और पेट्रोलियम, क्या कोयला को जलने के बाद दोबारा उपयोग होगा? पेट्रोल जलने के बाद दोबारा उपयोग होगा? नहीं होगा। तो अभी तक आप पढ़ रहे थे, पहला था प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति द्वारा जो वस्तु हमको मिलती है, लड़का, प्रकृति द्वारा जो वस्तु हमें मिलती है, जिसका हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग है, वह हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। जैसे में हवा है, जल है, ये सब क्या हमारी प्राकृतिक संसाधन है। कोई दिक्कत? फिर हमने पढ़ा कि प्राकृतिक संसाधन समाप्ति के आधार पर दो प्रकार के हैं, यानी दोबारा उपयोग के आधार पर। एक है नवीकरणीय और एक है अनवीकरणीय। नवीकरणीय वह है जिसका दोबारा उपयोग संभव है, जिसमें है हमारा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत इत्यादि। और अनवीकरणीय वह है जिसका दोबारा उपयोग संभव नहीं है, जिनमें हमने पढ़ा कोयला और पेट्रोलियम। इतना तो समझ गए। अब चलते मेरे शेर वायु की बात करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बुआ कौन क्लास में पढ़ता है? 9th में पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ कि वायु किसे कहते हैं? तो हमारे वायुमंडल में चारों ओर जो है विभिन्न प्रकार के गैस हैं, ये धूलकण जलवाष्प में मिलल है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वायु कहते हैं। हो गया, बता देंगे ऐसे। ए भैया, आप पृथ्वी पर बैठल है ना, तो आपके आसपास में बहुत सारी हवाएं हैं, उसमें कई प्रकार की गैसें हैं, तो ये सब मिल करके एक मतलब समूह बना लिया है, उसको कहते हैं हम लोग वायु। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर गैस है, कैसे पता चलेगा? कौन बताओगे? यहाँ पर गैस है, हवा है? अच्छा बताओ तो कैसे हवा है? नहीं नहीं नहीं, ये बातें नहीं, फीलिंग की चीज है, महसूस होती है। और अगर प्रयोग करना हो तो आप बता सकते हैं। ये भैया देखिए, वो खाली बोतल ले लीजिए, ले लिए, उसमें कुछ है क्या? नहीं है। एक बाल्टी पनिया में पूरा डुबाइए, तो देखिए ढमर ढमर करेगा, उसमें से क्या निकल रही है? हवा। इसका मतलब है कि खाली जगह में हवा है, तो बोतल में हवा है तो कमरों में हवा होगी। नहीं हो, नहीं समझाया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारे आसपास जो है, हमारे आसपास जो है विभिन्न प्रकार के गैस हैं, और इन गैसों के मिश्रण को क्या बोलेंगे हम लोग? वायु। रे बुआ, तो इसमें कौन कौन सबसे ज्यादा? तो 78% नाइट्रोजन है, और 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा अन्य गैसें और धूलकण और जलवाष्प है। 78% होना चाहिए, यानी इसका फाइनली अगर देखेंगे तो 78.02% है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 20.98% है ऑक्सीजन, 0.03% है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और 0.02 की बात करेंगे तो यह है कार्बन। कार्बन कितना है? 0.2, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03। याद रखिएगा, तो इसकी जरूरत नहीं होती है, यही 3 बातें याद रखनी है, एकदम समान रूप से है। इतना तो समझ गए। अब चलते हैं, समुद्र तल से 7 किलोमीटर ऊपर तक ऑक्सीजन पाई जाती है। यानी समुद्र तल से कितना ऊपर? 7 किलोमीटर तक। जो जीवों के लिए आवश्यक है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। यानी 7 किलोमीटर तक जहां तक ऑक्सीजन है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्षोभ मंडल। हम लोग ऊपर अगर चले जाएंगे उससे ऊपर में, तो वहां ऑक्सीजन नहीं रहता है, तो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, तो कठिनाइयां होती है। जैसे आप कोई सुनते होंगे पहाड़ पर कोई आदमी गया है, नहीं, तो ये हमारी क्षोभ मंडल से बाहर गई है, या वहां ऊपर जाने पर क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कमने लगता है, वायु दाब कमने लगता है, तो ऐसी स्थिति में सांस लेने में कठिनाइयां होती है ना। अच्छा, एक चीज और बताएंगे, जब हम लोग मतलब काफी ऊंचाई पर चढ़ते हैं, तो कभी कभी हमारे नाक से रक्त निकलने लगता है, ऐसा का है? देखिए, होता क्या है कि हमारे ब्लड, शरीर में जो ब्लड है ना, खून जो है, वो बाहर की ओर धक्का देता है, उसको उत्प्लावन बल कहते हैं, वो बाहर की ओर धक्का दे रहा है, ठीक है।
अब पृथ्वी का जो वायु दाब है वो उसको अंदर की ओर धक्का दे रहा है, तो अब संतुलन में है, अभी वो बाहर की ओर आ रहा है, ये अंदर की ओर, ठीक है ना, तो संतुलन में है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं तो वहां वायु दाब क्या हो जाता है ना, कम हो जाता है। तो खून का उत्प्लावन बल तो अपना ही है, वायु दाब क्या हो गया, कम हो गया। तो अब जो ज्यादा होगा ताकतवर वही ना होगा, तो खून का उत्प्लावन बल ज्यादा है कि पूरे कहूं नस को फाड़ देता है और खून बहना शुरू हो जाता है। तो वही खून बहेगा तो नाक से निकल जाता है बाहर। बॉडी में कहीं भी खून बहेगा ना तो कहाँ से आएगा, मुंह से और नाक से निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। पेट में अगर कोई गड़बड़ी हो गई, पेट में से कुछ फट गया नस उस मान लीजिए, तो रक्त निकलेगा तो कहाँ से आएगा, मुंह से खून आने लगेगा। पूरे ब्रेन में कहीं भी गड़बड़ होगा तो कहाँ से निकलेगी, रास्ता तो यही है निकलने का। चलिए, तो हम लोग 7 किलोमीटर ऊपर तक जो क्षोभ मंडल कहते हैं, शुक्र तथा मंगल ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहां वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। देखिए, वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि हम लोग चांद पर जाएंगे, मंगल पर जाएंगे, बुध पर जाएंगे, है कि नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि भाई शुक्र और मंगल पर जीवन संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो हमारा जीवन होगा। हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हमारा जीवन होगा संभव नहीं होगा। चलते हैं आगे। अच्छा, तो इतना तो आप समझ गए। तो हवा का क्या उपयोग है हमारे जीवन में, कोई बता सकते हैं? हाँ सर, तो हवा का उपयोग पहले है श्वसन के लिए, यानी सांस लेने के लिए। हमारे वायुमंडल में जो वायु है उसका मेन काम है श्वसन की क्रिया। देखिए, ये ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन वो हवा में रहता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो ये हमारी फेफड़ा में गया, और फेफड़ा में वो क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन है ना। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, अब बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बुआ जी, ये बराती नहीं है तुम्हारा, तनी पढ़ने पर ध्यान दो यार, कमाल है यार, पढ़ा रहे हैं इधर, मगन है उधर, सुनेगा तबे ना याद रहेगा। हाँ, तो ऑक्सीजन गया, हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया किया, क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वो जाता है कोशिका के भीतर, और कोशिका के भीतर ले जाकर के ऑक्सीजन को छोड़ देता है, हीमोग्लोबिन वापस आ जाता है। ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गया अब हमारी कोशिका में। भोजन के अणु गए, उसके साथ अभिक्रिया करती है, ऊर्जा का निर्माण करती है। यानी कहने का अर्थ है कि ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में क्या करता है भाई, तो कैसे होता है देख लीजिए, समझिएगा थोड़ा सा। जैसे ये जो देख रहे हैं ये ग्लूकोज है, यानी आप जो रोटी खाते हैं, चावल दाल जो भी खाते हैं, है ना, और उसके साथ हमने सांस लिया, ऑक्सीजन गया, इस सब घुलन मिलल होकर के कहां पहुंचा, कोशिका में। कोशिका में एक जगह है का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और ये भोजन के अणु टूटते हैं, टूट करके ऊर्जा का निर्माण करता है ना। ऊर्जा जो बनती है वो एटीपी के रूप में वहां जमा हो जाती है, ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा हो जाती है ना। और बाकी जो है अवशेष फिर से कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से क्रिया करके बाहर निकल जाती है। तो कहने का अर्थ है ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये जल बना, और ये ऊर्जा, ऊर्जा तो वहां रह जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर हीमोग्लोबिन से क्रिया करके बाहर निकल जाती है। तो आपने क्या समझा कि ऑक्सीजन का उपयोग किस काम में, तो श्वसन की क्रिया में। अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो क्या हमारे शरीर में ऊर्जा बनता, क्योंकि भोजन को जलने के लिए, माने टूटने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। किसी को दिक्कत समझने में? चलिए, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण में। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में भी गैस चाहिए, वायु चाहिए। अगर हवा नहीं रहेगा तो पौधे जिंदा नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हमारे लिए ऑक्सीजन, आप उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड। जानते हैं, ऐसे वो सांस भी ऑक्सीजन भी लेती है, श्वसन की क्रिया रात को करती है, दिन को प्रकाश संश्लेषण करती है। पौधे, कुछ पौधे ऐसे हैं जो श्वसन की क्रिया करते ही नहीं है, प्रकाश संश्लेषण ही करता रहता है, यानी हमेशा वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए वो शुद्ध माना जाता है। जैसे पीपल का पौधा, नीम तुलसी का पौधा, ये सब को हम क्या समझते हैं, शुद्ध पौधा मानते हैं, नहीं मानते हैं, पूजा पाठ में इसका उपयोग करते। क्यों? ऊपर भगवान रहता है ना, ना ना ना, अरे ओकरे में ऑक्सीजन है,
वो दिन रात कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। इसीलिए हम आंगन में तुलसी का पौधा लगाते हैं, नहीं लगाते हैं? ये ना कि भगवान विष्णु जी में रहते हैं, मेन कारण उसका क्या है कि वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है। दिन में तो करती है, रात में भी यही करती है। इसका मतलब हमारे वायुमंडल के गैस को, हानिकारक गैस को वह ग्रहण करती है और शुद्ध हवा को देती है, नहीं देती है? आइए किताब की ओर। तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए भी क्या चाहिए हमें? सही से बैठिए ना। क्या चाहिए हमें? गैस, वायु, यानी 6CO2 प्लस 12 होना चाहिए, गलती लिखा गया है 12H2O, सूर्य प्रकाश बट्टे क्लोरोफिल, C6H12 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, है ना? याद रखेंगे, ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है, ये श्वसन का समीकरण है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत? अब इसमें क्या चाहिए हमें? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इसमें क्या चाहिए हमें? ऑक्सीजन चाहिए। कोई दिक्कत? तो हवा नहीं रहेगा तो क्या श्वसन हो पाएगी? नहीं। प्रकाश संश्लेषण हो पाएगी? नहीं। अब आगे चलेंगे। वायु द्वारा ताप का नियंत्रण। देखिए हवा ना हमारे वायुमंडल के ताप को नियंत्रित करते रहता है। कभी कभी गौर करिएगा, बूढ़ा सब कहता है कि गुमकी दै छौ वर्षा भेतो ना हो। इसका मतलब हवा नहीं चल रहा है, गर्मी बढ़ गई है, गर्मी बढ़ गई है। नहीं होता है पूरा एकदम गर्मी रहेगा तो कहेगा हवा चलबो न करे हो, पूरा घुमकी करे हो। कहने का मतलब है कि हवा जो है ना हमारे तापमान को क्या करती है? नियंत्रण करती है। क्या करती है? नियंत्रण। देखिए पृथ्वी के ताप को नियंत्रित करने में मदद करती है और वैश्विक उष्मीकरण से बचाती है तथा हरित गृह प्रभाव को रोकती है। मतलब नहीं समझे? वैश्विक उष्मीकरण का मतलब होता है कि जैसे हमारा पृथ्वी है ना, धरती, इसका तापमान पहले कम था, धीरे 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 क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। जैसे इस साल गर्मी के दिनों में तापमान गया 42 डिग्री, अगले साल जाएगा 45 डिग्री, अगले साल जाएगा 46 डिग्री, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। तो दुनिया के सब देशों में यही कहानी है, हमारे देश में नहीं है। हर देशों का तापमान क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसको कहते हैं वैश्विक उष्मीकरण। क्या कहते हैं हम लोग? समझ में आई बात? जानते हैं हम लोग बच्चा थे ना, हमको याद है कि छठ पर्व का दिन जब आता था, छठ पर्व, तो हम लोग घाट पर स्कूल के बाद जो पोखर है ना बड़ा वाला, वहां जाते थे। उस समय इतनी ठंड होती थी, उस समय की बात, ठंड होती थी, तो हम लोग चादर उधर ओढ़ के सब लोग जाते थे। अपने हिंदू समाज में होता है डाला जो जाता है सुबह वाला, मॉर्निंग वाला में डाला में, तो इतना कुहासा रहता था कि आगे वाला डाला वाला आदमी दिखाई नहीं पड़ता था। उसके ऊपर में जो ढिबरी बार ले था वही लुकुर लुकुर दिखाई पड़ता, कभी कभी वो भी नहीं दिखाई पड़ता, इतना कुहासा। उसके पीछे वाला आदमी को आगे वाला आदमी दिखाई नहीं पड़ता था। अभी देखो छठ पर्व के टाइम में रहता है ठंड, गंजिए पहन के हम पहुंच जाते हैं घाट पर, कीजिए, क्योंकि मतलब गर्मी है। इसका मतलब यानी जो ठंड का समय है वो कमते जा रहा है। पहले अक्टूबर में ठंड आ जाती थी, ठीक है ना, अब ना नवंबर में नहीं रहती, दिसंबर में 15 दिसंबर के बाद ठंड आती है, 15-20 दिन रहती है और बाद भाग जाती है। ये किसके कारण? वैश्विक उष्मीकरण के कारण वायुमंडल में गर्मी बढ़ता चला गया। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे एक चीज और पढ़ रहे होंगे आप लोग, हरित गृह प्रभाव। ये हरित गृह प्रभाव क्या है? तो हरित गृह प्रभाव का मतलब है कि पृथ्वी पर एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल बढ़ गया, जिसके कारण सूरज की रोशनी तो आ तो रही है लेकिन इसको वापस जाने नहीं देती, यानी गर्मी आती है लेकिन गर्मी को जाने नहीं देती है। इसको कहते हैं हरित गृह प्रभाव, है ना। और इसको कौन रोकता है? इसको रोकता है हवा। वैश्विक उष्मीकरण को कम करेगा, हरित गृह प्रभाव को कम करेगा कौन? जैसे आप लंदन जाइएगा ना, लंदन, एक आदमी हमारे बगल के आदमी गए थे, तो जिज्ञासा नहीं होती है कि वहाँ कौन कौन चीज है। तो हमने पूछा है भैया वहां पर कौन कौन चीज आप देखे? ए बाप रे, परवल वहां पर बिके 120 रुपए किलो, परोर 120 रुपए, सब्जी, हरा सब्जी महंगा महंगा 300 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, ऐसे करके। तो हम बोले कि है इतना महंगा? कल के वहां पर खेती नहीं ना होता था। तो हम बोले क्या है? अरे वहां पर ठंड का मौसम है। तो हम बोले लाते कहाँ से हैं? तो कहा कि वहां पर आता है, कभी कभी बिकता है, मतलब कभी कभी नहीं, मैंने वहां के कुछ लोग करते हैं खेती। कैसे? तो देखिए वहां पर वो शीशा का घर बनाते हैं। किसका घर बनाते हैं? शीशा का घर, ठीक है। और नाम है इसका हरित गिरी। हरियर घर नहीं रहता है, घर रहता है शीशा का, लेकिन ओकरे अंदर में रहता है हरियर हरियर पौधा लागल, इसलिए बाहर से देखिएगा तो कैसा दिखाई पड़ेगा? नहीं रे, उसको क्या कहते हैं? हरित गिरी।
बाहर से दिखाई पड़ेगा कैसन कैसन, इसलिए इसको कहते हैं हरितगिरी, समझ रहे ना, लेकिन रहता है उस शीशा का घर। अब इस घर का क्या काम है कि सूरज की रोशनी आई तो है, गर्मी को जाने नहीं देती, क्योंकि वहां ठंड ज्यादा है, तो ठंड में तो पौधा सिकुड़िए जाएगी। तो उस शीशा का घर, अब शीशा का घर में बना के अगर आपने सब्जी रोपा है, इसका मतलब महंगा सब्जी होना चाहिए, तब ना वो किसान को फायदा होगा, इसलिए वहां पर महंगा है। तो हरितगिरी समझ गया है ना, क्या समझने का मतलब था, मतलब था कि वहां पर गर्मी आती है लेकिन गर्मी जाती नहीं। अब वैश्वीकरण का मतलब है वायुमंडल की गर्मी दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इन दोनों को कम कौन करता है, वायु। हवा रहता है ना तो गर्मी को क्या कर देती है। अगर अभी मान अभी गर्मी है ना और खूब हवा चलना शुरू हो जाए, क्या महसूस होगा, बहुत कुल कुल महसूस होगा, ठंडा ठंडा नहीं महसूस होगा, यानी हवा ठंडा देती है। चलिए आगे चलते हैं, ईंधन के जलने में मदद करती है। देखिए एक चीज गौर करिएगा, ईंधन को जलने में कौन मदद करती है, हवा करती है। क्या अगर हवा नहीं रहेगा तो जलेगा, नहीं जलेगा, पोषक पदार्थ चाहिए उसको, कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जलेगा नहीं। देखिए कभी कभी हम लोग अंगीठी जलाते हैं, नहीं जल रहा होता है तो एगो पाइप ले लेते हैं, फूकते नहीं। अब बहुत आदमी तो मुंह से फूक देता है, नहीं, लेकिन लेकिन एक सिस्टम से क्या होना चाहिए, हमको किससे फूकना चाहिए, पाइप से फूकना। तो फूकने से क्या होता है कि वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या कर देते हैं हम लोग, दूर कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिए, दूर कर दिए, तब बाहर वाला ऑक्सीजन वहां पर क्या हो गया, आ गया, तो वहां पर क्या हो गया, वो जल जाती है, नहीं जल जाती। ऐसे फूकते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हमरे फूक से नहीं जलता है, याद रखिएगा। आप लोग समझते होंगे फूक से जलता है, लेकिन ऐसा नहीं, फूकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो हवा जो हमने तेजी से दिया, तो वहां पर पहले से जो हवा है उसको क्या कर दिया हमने, भगा दिया, तो वहां से वो हवा भागा तो जगह हो गया खाली, तब बाहर से ऑक्सीजन वहां पर चल आया, जैसे ऑक्सीजन आया कि वो जलना ना हो। चलिए वर्षा कराने में भी क्या करती है, ये मदद करती है। अब जानते होंगे कि मतलब जो वर्षा है वह किसके कारण होती है, हवा के कारण। अपने यहाँ खास करके बिहार की बात अगर करेंगे, जब पूर्वा हवा चलेगा ना वर्षा होती है। वो कहानी है, पूर्वा हवा पूर्वा, जब पूर्वा पुरवैया बहे, सुखल नदी नाव चलावे। मतलब क्या, पूर्वा हवा जब अपने यहाँ बहती है तो क्या चलती है, नाव। कैसे समझिएगा, देखिए भारत का मैप इस तरह से है, ये बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। अब बंगाल की खाड़ी में मानसून बनता है, बंगाल की खाड़ी में, और ये बनता है पूरब साइड से, है ना। इधर से हवा चलती है, इधर हवा इधर से चलेगी, तो हवा आ रही है इधर से पूरब से, तो ये कौन लेके आती है, मानसून लेके आती है। तो मानसून के कारण यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। अगर यही हवा उधर नहीं जाती तो वर्षा नहीं होती। समझ में आई बात है, तो अब समझ में आ गई, वर्षा कराने में किसका मदद करती है भाई, तो अब हवा जो है वो हमारी क्या करती है, मदद करती है। अब आगे चलेंगे, इसको समझने, देखिए अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं। समुद्री मंद पवन और स्थल मंद पवन वर्षा वायु की गति पर क्या करती है, निर्भर करती है। गर्म हवा ठंडी हवा के साथ हल्की हो, देखिए गर्म हवाएं जो होती है ना वह ठंडी हवा के अनुसार क्या होती है, हल्की होती है। गर्म हवाएं क्या होती है, हल्की, ठंडी हवा क्या होती है, भारी होती है। दूसरा, स्थल जल की अपेक्षा तेजी से गर्म होता है, याद रखिएगा, धरती जल्दी गर्म होती है और जल देरी से गर्म होती है। और उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, माने हवा जो है ना उच्च दाब से किधर जाती है, निम्न दाब की ओर। ये तीन को आज समझ गए। अब इसी चीज को समझने के लिए चलते हैं हम लोग समुद्री समीर, समझिएगा। ये हमारी भारत का मैप है बउआ, ये भारत का मैप है। ये क्या भाई, तो ये सब यहाँ पर से मैप है, जो यहाँ पर है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है ना, इसे राज्य है। इधर से है जिसको कहते हैं हम लोग बंगाल की खाड़ी, और इधर हमारा है अरब सागर। यहाँ के लोगों को ना गर्मी नहीं लगता है और ठंडा नहीं लगता है, ना गर्मी लगता है ना ठंडा, एकदम एक रंग का मौसम रहता है। अपने यहाँ गर्मी ज्यादा है, ठंडा ज्यादा है, लेकिन यहाँ के लोगों को कोई गर्मी नहीं, कोई, अभी जाइए वहां पर एकदम सिंपल जिंदगी, कोई जरूरत नहीं उसको पंखा की, है ना, ज्यादा से ज्यादा एक आध गो पंखा चलेगा हल्का फल्का।
अपना आर के हाथ के 2 3 चला लेते हैं कि पूरा हवा होना चाहिए, क्या कूलरो होना चाहिए, एसी होना चाहिए, लेकिन उन लोगों को जरूरत नहीं है। ठंडा के दिन में अपना के पूरा कंबल उम्बल ओढ़ के रजाई और तान के सोते हैं, और वो लोग आराम से गंजी पहन के कमीज पहन के एकदम घूमते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। क्यों? गौर करिएगा, इसका कारण क्या समझते हैं। जैसे देखिए अभी सूरज उगा समझिएगा ध्यान से, तो ये धरती पहले गर्म होगी, और ये पानी जो है ना, पानी देर से गर्म होती है। यहाँ पर जल है तो जल देर से गर्म होगी और धरती जल्दी गर्म होगी। हो गया? सूरज उगा तो कौन गर्म होगा पहले? धरती। और कौन देरी से गर्म होगी? हो गया? तो अब यहाँ धरती गर्म हुई है तो इसके ऊपर का जो हवा है वो भी पहले क्या हो जाएगी? गर्म। और गर्म हवाएं क्या होती है? हल्की होती है, तब ऊपर उठेगी। उठी तो अब उच्च दाब से किधर जाएगी? निम्न दाब की ओर। तो इधर हवा गर्म होकर फैलने लगी, इधर दाब कम है, इधर दाब क्या है? ज्यादा। तो अब हवा इधर जाने लगी, सब हवा इधर जाने, तो अपने साथ इधर वाला गर्मी को कहां ले गई? पानी की तरफ, जल की तरफ। समझ रहे ना? तो इधर की गर्मी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? चलिए, तो ये जो हवा जो देखिए धरातल से हवाएं, गर्म हवाएं समुद्र की ओर जा रही है, इसको कहते हैं हम लोग, याद रखिएगा, स्थल समीर, स्थलीय समीर। ये चलती है दिन में। समझ में आ गई बातें? आपसे परीक्षा में पूछेगा स्थलीय समीर किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? धरातल से, सुनिएगा ना, धरातल से गर्भ हवाएं दिन के समय वह जल की तरफ, समुद्र की तरफ चलती है, इसको कहते हैं हम लोग स्थलीय समीर। कब चलती है? दिन में। अब चलिए, इतना समझ गए? अब इधर जल है, तो हम जानते हैं कि जो जल्दी गर्म होगा वो जल्दी ठंडा होता है, और जो देर से गर्म होगा वो देर से ठंडा होगा। ये स्वाभाविक सी बातें हैं। सब लोग, किसी को अगर गुस्सा नहीं आता है तो गुस्सा नहीं आया तो नहीं आया, किसी को आता है जल्दी तो जल्दी शांत हो जाता है। देखें, हम मारते हैं कस के थप्पड़, फिर मुंह दुलार कर लेते हैं। गुस्सा हमको आया था नहीं, हम ऐसे स्टाइल मारे थे। वो क्या गुस्सा, तो आप लोगों से हम क्या गुस्सा करेंगे? क्या है कि नहीं? वो तो थोड़ा सा, वो तो दिखाते हैं कि थोड़ा सा होना चाहिए, डर होना चाहिए, थोड़ा सा कभी कभी चमका देते हैं, हाथ को झुटार पकड़ के नोच नाच लेते हैं। अब चलिए, अभी यह स्थल, अभी क्योंकि देर से गर्म हुआ है जल, तो अपना जल जो है ना धीरे धीरे गर्मी अब छोड़ेगी। तो पृथ्वी तो जल्दी गर्म हुआ, जल्दी ठंडा हो गई, सूरज डूब गई, अस्त हो गई, तो अब ये ठंडा है। धरती क्या है? और जल क्या है? अभी गर्म है। तो जल अपनी गर्मी को अब छोड़ने लगी, छोड़ रही है। तो ऊपर की हवा क्या हो गई? गर्म। जल के ऊपर की हवा क्या हो गई? तो अब उधर से, जल से जो है वो गर्म हवाएं किधर आएगी? तो गर्म हवा आई है तो इधर कैसा लगेगा? गर्म की ठंडा? अब इसको ठंडा लगेगा कभी? गर्मी लगेगा। गर्मी जब बढ़ा तो भाग गया किधर की तरफ? पानी की तरफ, जल की तरफ। और ठंडा जब हुआ तो उधर से आ गया गर्मी इधर की तरफ। नहीं हुआ? इसलिए यहाँ के लोगों को कभी ठंड की जरूरत, गर्मी की जरूरत नहीं होती, मैंने पड़ता ही नहीं है। तो इसको कहते हैं हम लोग समुद्री समीर। यानी समझिएगा, समुद्र से गर्म हवाएं रात के समय धरातल की ओर आती है, इसको कहते हैं हम लोग समुद्री समीर। ये कब चलती है? रात में। ठीक है, यहां तक समझ गए? अब आगे चलेंगे बुआ जी। अब चलते हैं संघनन की तरफ। क्या पढ़ेंगे हम लोग? संघनन। दिन के समय नदी, तालाब, झील, समुद्र का जल सूर्य की गर्मी पा करके ना बुआ रे ऊपर उठ जाती है, नहीं ऊपरती है, अरे वाष्प बन करके। और जैसे जैसे ऊपर उठते, जानते हो 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर, 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। जैसे मान लो अभी अपने यहाँ का तापमान, अपने यहाँ का 40 डिग्री है, सपोज दैट 165 मीटर ऊपर चले गए तो वहां पर तापमान हो जाएगा 39। 165 और ऊपर चले जाएंगे तो वहां तापमान हो जाएगा 38। 165 और ऊपर चले जाएंगे तो तापमान हो जाएगा कितना? 37। और 100 और ऊपर चल जाएंगे तो कितना हो जाएगा? माने जैसे जैसे बढ़ेंगे तैसे तैसे कम होती जाएगी। बहुत अच्छी बात। अब जैसे देखिए, अब यहां से जलवाष्प बन करके गया है, जल भाप बन करके उड़ा है, ऊपर जैसे जैसे जाती है वो फैलती जाती है और ठंडी होती जाती है। क्योंकि ऊपर जाने के बाद क्या होगा? वो ठंडा उसको मिलेगा। गर्मी यहाँ ना है, लेकिन ऊपर गर्मी है, तो क्या हो जाएगी? सब जो है ना वो जम जाएगी। देखिए क्या कहता है,
ठंडी होकर वायु संघनित हो जाती है और जल की बूंदों में बदल जाती है। यहां से जल टूट के भाप बना, वो धीरे धीरे कहां गया, ऊपर। ऊपर गया तो फिर ठंडा उसको मिल गया, तो फिर से जल की बूंदों में बदल गई। लेकिन जब जा रहा था अपने साथ मिट्टी के कण, धूल कण लेके गया था वो, समझ रहे ना, ले गया, और धूलकण के चारों ओर जल की बूंदे फैल गई। धूलकण के चारों ओर जल की बूंदे फैल गई, तो जल हो गया भारी। जल हो गया, क्योंकि कई जल की बूंदे उसके साथ मिल गई है, तो जल क्या हो गया, तो वही ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाती है, तो वर्षा के रूप में हमारे यहां आती है। लेकिन कभी कभी तापमान कम रहता है, तब ये गिरना शुरू हो जाता है, कि पूरा ओला हिम गिरता, पत्थर पत्थर ऊपर से गिरता है, बड़का बड़का चट्टान, ये तो इतना इतना बड़का चट्टान गिरता है, पिघलते 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 नीचे आता है। लेकिन अगर वही गर्मी कम रहेगी, नहीं, कि पूरा एकदम बदबदा के गिर जाता है, कौन, पत्थर। जैसे तंबाकू करता है अपने यहाँ कौन समय में, फरवरी महीना में। फरवरी में अपने यहाँ गर्मी रहता है कि ठंडा, ठंडा रहता है, गर्मी रहता है। तो अभी के टाइम में बारिश होगा ना, तो आपको पत्थर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन तंबाकू करता है वही टाइम में वर्षा पर, चिंता रहता है किसान भाई को, कि बाप रे तंबाकू अभी कटबो ना कैले हन, कहीं पत्थर गिर ले कि गया नहीं। अब पत्थर गिर जाता है कि पूरे पत्ता में 20 गो छेद कर देता है, पत्ता टूट टाट के। भोरिए किसान गया, पानी टंगाइल है, जब बेहोश हो गया खेते में क्या, और उसी के बाबा को घींच घाच के लाया गया खटिया पर टांग के। काहे लगी, क्योंकि देखिए मैं, प्रेम उनको तो खेत से था भाई, नहीं, खेत से प्रेम था, और फसल मेहनत करके लगाए थे। अब बर्बाद, जब कटने की बारी आई, अब बर्बाद हो गया, तो थोड़ा सा हृदय तो फटेगा ना, तो इसीलिए उनको थोड़ा सा शॉर्ट कर गया उनका शरीर, जिसके कारण उनको क्या करना पड़ा भाई, क्या करना पड़ा, पानी उनी टांगना पड़ा। चलिए जो भी है, तो ओला गिरती है कब, जब तापमान होती है कम, तब। वही कह रहा है कि बूंद चारों ओर घिर जाती है और भारी होकर के वर्षा के रूप में, कभी कभी वायु में ताप कम हो जाने के कारण हिम वृष्टि अथवा ओले गिरते हैं। आगे चलते हैं, बस लास्ट है, आप ध्यान सुनिएगा। ओशांक क्या है, जिस ताप पर वायुमंडल में पर्याप्त जलवाष्प संतृप्त होकर संघनित होते हैं, उसे ओशांक कहते हैं। देखिए, जिस ताप पर वायुमंडल में पर्याप्त जलवाष्प संतृप्त होकर संघनित हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, ओशांक। आगे है धूम, धूम कोहरा किसे कहते हैं, तो धुआं और कुहासा दोनों जब मिल जाती है, तो उसको कहते हैं धूम कोहरा। धुआं और कुहासा जब मिल जाती है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, नहीं समझे बात को। जैसे देखिए अपने यहाँ तो तब देखने को नहीं मिलता है, दिल्ली यार में जाइए ना, वहाँ ट्रैफिक ज्यादा है, गाड़ी, आज ठंडा के दिन में कोहरा लग जाएगी, आगे कौन गाड़ी जा रहा है से पते नहीं है, अब पियर की बत्ती बार ले जा रहा, मार दिया कस के ढनाक सीना, ले एगो उन्हें से पीछे से वाला एगो और मार दिया, 3 गो 4, देखे ना टीवी में, 3 गो 4 गो एक बार एक्सीडेंट कर दिया। काहे लगे कि अगला तो को दिखाई ही नहीं पड़ता है कि नहीं। एक बार हम लोग यात्रा कर रहे थे ऐसे ही, अब आगे तो गाड़ी दिखाई ही नहीं पड़ रहा था कुछ, तो हम लोग पूरा मूरी निकाल के और रोड को देख रहे थे, कि नहीं, रोड के किनारे किनारे जो रहता है उजला वाला पट्टी लगाई ले, पीला वाला, उसको देख रहे थे। गाड़ी वाले को कहते थे भैया धीरे धीरे चलिएगा, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी के चक्कर में कहीं पियर का लाइन से उजर का लाइन से कहीं बढ़ के कहीं उतर गया कहीं सड़क से, तो गड़बड़ नहीं जाएगा, खाइए में गिर जाएंगे कहीं तो ना। इसलिए हम लोग एकदम लाहे लाहे धीरे धीरे जा रहे थे। जब जाते 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 बहुत दूर गए हम लोग, तब जाकर के थोड़ा सा कुहासा कमा, यानी कहने का अर्थ है कि धुआं के साथ साथ कोहरा जब मिल जाती है, धुआं और कोहरा, तो अब आपको कुछ भी दिखाई नहीं। केवल अगर रहेगा धुआं ना तो दिखाई पड़ेगी, केवल अगर कोहरा रहेगा तो दिखाई पड़ेगी, लेकिन धुआं और कोहरा दोनों मिल गया तो आपको कुछ भी दिखाई, इसको कहते हैं हम लोग धूम कोहरा। क्या कहते हैं हम लोग। चलिए, तो आज के लिए इतनी ही रहेगी, और है क्या इसमें, अरे 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 और है, थोड़ा सा और पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तब आगे देखेंगे। चलते हैं, मानसून क्या है, मानसून। मानसून ऋतु पवन है, यह खास ऋतु में निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है। इसका मुख्य कारण समुद्री स्थल ताप में अंतर का कारण है। मानसून का मतलब हुआ कि एक खास प्रकार की हवाएं हैं जो हमारे यहाँ वर्षा कराने में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, चलिए। और चक्रवात क्या है, सो समझिएगा। चक्रवात का मतलब होता है, समझते हैं। चक्रवात अत्यधिक तेज वायु की एक लहर है। चक्रवात के मध्य स्थित वायु का ताप बढ़ने से वायु ऊपर उठने लगती है, जिससे वहां के वायु दाब कम हो जाते हैं, और जैसे बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठता है। नहीं समझे बात को, थोड़ा समझा देते हैं इसको, क्योंकि टाइम तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। देखो समझो, कभी कभी गर्मी के दिन में देखा होगा बिंडोइया उड़ते हुए, है कि नहीं।
हमारी अंजलि का घर एकदम सबसे किनारे में है, देखे है ना। वो क्या की है, एगो ढकिया ले आई है छिट्टा, एगो लड़का कपड़ा ले आई है। इसको कोई कह दिया कि जो बिंडोइया को ढांक देने से ना ओरा में से पैसा निकलता है। अब एक दिन हम उसके बगल में इलाज करने गए हुए थे, जैसे थोड़ा सा बिंडोइया उठा ना, एगो ढकिया एगो लड़का कपड़ा लेके दौड़ी। हम बोले वो कहाँ जा रहा है भाई? अरे उसको कोई कह दिया है कि भाई ढांक देने से ना उनमें से मिलता है पैसा, वही लगी दौड़ी जा रही है, सोची कि कहीं एक ढकिया पैसा हो जाए। देखिए ऐसा नहीं है भाई, होता क्या है ना, कोई भूत प्रेत है, अपने हाथ भूतों प्रेत उसको मानता है, नहीं मानता बहुत आदमी, लेकिन वो भूत प्रेत है कुछ नहीं है क्या? सो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हवाएं हैं, सुनिएगा, यहाँ पर हवाएं, अब हवाएं जब गर्म होगी तो क्या होती है? फैलती है, फैल करके ऊपर उठती है। तो अब यहाँ की हवाएं क्या हो गई? ऊपर उठ गई, चल गई। अब इधर की हवाएं, जो जगह खाली हुआ, जगह खाली हुआ, तो इधर वाली हवाएं, 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 इधर वाली, चारों तरफ की हवाएं क्या हो गई? दौड़ गई, दौड़ गई जगह को भरने के लिए। और जैसे यहां पर आई, सब आपस में क्या हो गई? टकरा गई, टकरा करके नाचने लगती है। इसी को कहते हैं हम लोग भिंडोइया, चक्रवात। देहाती हिसाब में क्या कहते हैं हम लोग? भिंडोइया। और किताब की भाषा में क्या कहते हैं हम लोग? चक्रवात। किसी को दिक्कत समझ में आई बातें कैसे होता है? अगर आपको देखना है ना, एक चीज करना, एक डोल पानी भर लो, भर लिए, बिल्कुल सही। ये वो गिलास ले लो, गिलास को उसमें डुबा दो, डूब गई, हाँ बिल्कुल सही। अब उसको धीरे से नहीं निकालना, पकड़ो, तेजी से खींचो, तेजी से गिलास को बाहर करो, नहीं खिंचाएगा। अरे सीधा डालो ना, उसमें पानी भर गया। अब ऐसे उठाओ, ऐसे गिलास को उठाओ, तो उठाओगे तो क्या देखोगे? पानी उसके साथ उठ जाएगा, पानी उसके साथ उठ जाएगा। पानी तो उसमें भरा हुआ गिलास में तो है ही है, साथ साथ क्या उठ जाएगा उसको? क्यों? क्योंकि वो जितना जगह खाली किया है ना, चारों तरफ से उस जगह का पानी भरने के लिए दौड़ा, और दौड़ा है तो आपस में टकरा के और ऊपर उठा है। गिलास के कारण नहीं उठा है, वो पानी टकराया, इसके कारण ऊपर उठा है। समझ में आई बातें? तो वही होती है चक्रवात। यानी कि जब जब गर्म हवाएं होती है तो उस जगह पर हवाएं गर्म होकर फैलकर ऊपर उठ जाती है, तो उस जगह क्या हो गया? खाली हो गया। तो चारों तरफ की हवाएं उसको भरने के लिए दौड़ती है, आपस में क्या हो जाती है? जिसके कारण वो घूर्णन करने लगती है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? किसी को दिक्कत? तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी का आनंद लीजिए। और देखिए, मुस्कुराना ही जिंदगी है, ठीक है? इसलिए सब लोग मुस्कुराइए और आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर आते हैं कल।